रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। स्नातक जिसे हम बीए कहते हैं, बीए कक्षा के द्वितीय वर्ष में संस्कृत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी पंचम इकाई में समास का अध्ययन हमको करना है। जितने भी बीए कक्षा के छात्र हैं, संपूर्ण छात्रों को प्रथम प्रश्न पत्र के पंचम यूनिट के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराजाचार्य के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, इस ग्रंथ में प्रतिपादित समास का अध्ययन हमको करना है। ठीक है, सबसे पहले हम समास की चर्चा करते हैं कि समास कहते किसे हैं और समास होते कितने हैं। समसनम समासः, तत्र समसनम समासः, संक्षिप्तीकरण का नाम समास है। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, इसी को हम समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विगत कक्षाओं में अर्थात बीए प्रथम सेमेस्टर में आपको हमने संधि पढ़ाई थी। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं और दो अथवा दो से अधिक पदों के योग को, मेल को हम समास कहते हैं। ठीक है, जहां दो अथवा दो से अधिक अनेक पद इनका समावेश किया जाए उसका नाम समास है। संक्षेप किया जाए, संक्षेपीकरण किया जाए, उसको समास कहते हैं। लिखा समास के बारे में आचार्यों ने, पदानाम लुप्यते यत्र प्रायः स्वाह स्वाह विभक्तयः, प्रायः यत्र स्वाह स्वाह विभक्तया लुप्यते, जहां पर पदों की प्रायः विभक्तियां लुप्त हो जाएं। प्रायः शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? प्रायः कहने का तात्पर्य है कहीं कहीं विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, इवेन सह नित्य समासः विभक्त्य लोपश्च, इव के साथ में समास होता है परंतु विभक्ति का लोप नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए प्रायः शब्द का प्रयोग किया कि प्रायः अपनी अपनी विभक्ति की, पदार्थों पदों की अपनी अपनी विभक्ति का लोप जहां पर हो जाए। और पुनरेक पदी भावः, पुनः जो है वह एक पद हो जाए, उसी का नाम समासः उच्यते तदा, तब उसको समास कहते हैं। ठीक है, अनेक पद आएंगे, अनेक पदों में समास की प्राप्ति होगी। समास हो जाने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक के अवयव जो सुप आदि हैं उनका लोप हो जाएगा और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा बनी हुई है। प्रातिपदिक संज्ञा बने होने के कारण पुनः स्वादुत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक पद हो जाएगा। इसलिए पुनरेक पदी भावः, पुनः जो अनेक पद थे उन अनेक पदों का एक पद हो जाना, इसी का नाम है समास। कितने होते हैं समास? ये तो हमने जान लिया कि समसनम समासः, संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। परंतु ये समास होते कितने प्रकार के हैं? तो लिखा वरदराजाचार्य जी ने, समासः पंचधा। पंचधा, ये पंचधा में धा प्रत्यय प्रकारवाची है। 5 प्रकार के, कितने प्रकार के समास होते हैं? 5 प्रकार के। समासः पंचधा, 5 प्रकार के समास होते हैं। सबसे पहला समास होता है केवल समास। केवल समास, याद रखिए, केवल समास। केवल समास में क्या होता है? का सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः
केवल समासः प्रथमः। जो किसी विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं होती है, उसको हम केवल समास कहते हैं और यह प्रथम समास है। 5 प्रकार के जो समास हैं उन समासों में सबसे पहला समास है केवल समास। दूसरा समास है अव्ययी भाव। क्या होता है अव्ययी भाव में? कहा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः। प्रायः करके जहां पर पूर्व पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव का तात्पर्य है अव्यय हो जाना, अव्यय केवल प्रयुक्त होना। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह द्वितीय समास है, संख्या में द्वितीय समास होता है। ठीक है ना? क्रम पूर्वक जब हम देखेंगे तो पहला हो गया हमारा केवल समास, दूसरा हुआ अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। तृतीय समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का तत्पुरुष समास में होता क्या है? लिखा प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय। प्राय करके जहां पर उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर है ना बाद वाला, 2 पद पहले बतला दिया आपको। समास करेंगे तो कहां समास होगा? 2 या 2 से अधिक पद में। तो जहां पूर्व पद की प्रधानता होगी वो तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा, किंतु जहां पर उत्तर पद की प्रधानता होगी वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है ना? जहां पर उत्तर पद की प्रधानता है, प्रायः करके, प्रायः शब्द इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा नहीं होता है, कई 1-2 स्थल ऐसे मिलेंगे जहां पर पूर्व पद की या मध्यम पद की प्रधानता है, परंतु प्रायः करके उत्तर पद की जहां प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीयः। चलिए आगे देखते हैं। इसी तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः। तत्पुरुष समास का ही भेद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेष विशेषण भाव की प्रधानता होती। प्रायः करके हम देखते हैं कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये जो विभक्तियां हैं इनमें तो तत्पुरुष समास होता है, किंतु जो प्रथमा विभक्ति है इसमें विशेष विशेषण भाव की प्रधानता होती है। अतएव जहां पर विशेष विशेषण भाव की प्रधानता हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना? तो तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः। तत्पुरुष का जो भेद है उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय भेदो द्विगुः। कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु समास। कर्मधारय भेदो द्विगुः। कर्मधारय समास का भेद क्या है? द्विगु समास। ठीक है? चलिए, द्विगु समास में क्या होता है? संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्व में आती है, किंतु कुछ स्थल ऐसे भी मिलेंगे जहां पर संख्या पूर्व में है और वहां पर द्विगु समास ना होकर के अव्ययी भाव समास हुआ, जैसे पंचगंगम आदि में। इसकी चर्चा हम आगे विस्तृत से करेंगे, विस्तार से करेंगे। ठीक है? चलिए आगे देखिए। तो ये 3 समास हमारे हो गए तत्पुरुष तक। तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु। ठीक है? चलिए आगे देखिए। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थः। प्रायेण, प्राय करके जहां पर अन्य पद की प्रधानता हो, जैसे पीतम अंबरम यस्य,
पीला है अंबर यानी कपड़ा जिसका। अब यहां ना पीले की प्रधानता है ना कपड़े की प्रधानता है, एक अन्य ही जो विष्णु पीतांबर को जो धारण करता है उसकी प्रधानता हो गई। ठीक है ना। तो जहां पर पूर्व और पद दोनों की प्रधानता न हो करके अन्य पद की प्रधानता होती है, उस समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह चतुर्थ समास है। ठीक है, फिर से सुनिए। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहिश्चतुर्थ। प्राय करके जहां पर अन्य पद की प्रधानता हो, अर्थात जितने भी समस्यमान पद हैं, इन समस्यमान पद के अतिरिक्त अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं और यह चतुर्थ संख्या का समास है। ठीक है ना। चलिए, प्रायेणो भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। प्रायेण, प्राय करके जहां पर उभय पद यानी समस्यमान जो दो पद, जैसे रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्णौ, यहां पर राम की भी प्रधानता है और कृष्ण की भी प्रधानता है। रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्णौ, जहां उभय पद की यानी समस्यमान पदों की जहां पर प्रधानता होती है, दोनों अथवा दो से अधिक पदों की प्रधानता होती है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना। तो प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। प्राय करके जहां पर उभय पद की प्रधानता होती है उसको जो है द्वंद्व समास कहते हैं और यह पंचम समास है। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के समास होते हैं, हमने इसके बारे में जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि केवल समास कहां होता है, जो जिसके बारे में आपने पढ़ा कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त जो समास है वह केवल समास। अथवा एक चीज और आप जान लीजिए कि समास हम किसके बीच में करेंगे, किसमें समास करेंगे। समास होता कहां है, तो लिखा जो है समर्थ पद विधि। पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, समर्थ पद विधि। वृत्ति देखिए, पद संबंधी यो विधि सह समर्थाश्रितो बोध्यः। पद संबंधी, पदस्य संबंधः पद संबंधः अस्यास्ति पद संबंधी। पद संबंधी, जैसे धनी बोलते हैं, धन जिसके पास है उसको धनी बोलते हैं, उसके उसी प्रकार से पद का संबंध जिसके पास में हो उसको पद संबंधी कहते हैं। तो पद संबंधी पद विधि, पद विधि अर्थात पदों से संबद्ध रखने वाली विधि यानी कार्य, जो पद से संबद्ध रखने वाला कार्य है वह किसके साथ में हो, का सह समर्थाश्रितो बोध्यः। समर्थ के आश्रित होता है ऐसा जानना चाहिए। फिर से सुनिए एक बार सूत्र के लिए, समर्थ पद विधि, पदस्य विधि पद विधि, पद की विधि अथवा पदानाम विधि, पदों की जो विधि। समास में अनेक पद का संबंध होता है, अनेक पदों का समास होता है, इसलिए पदानाम विधि, पदों से संबंध रखने वाली जो विधि यानी कार्य, वह समर्थ के आश्रित होता है, अर्थात समर्थ पदों के आश्रित होता है ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, समर्थः पद विधि ही यह सूत्र है। चलिए, इसके उपरांत लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आता है, प्राक् कडारात् समासः। प्राक् कडारात् समासः, यह अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है यह अधिकार सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, उनमें से यह जो है अधिकार सूत्र, संज्ञा चा परिभाषा चा, संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र, विधिर नियम एवं चा, विधि सूत्र नियम सूत्र। ठीक है, संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर नियम एवं चा, अतिदेशोधिकारश्च अतिदेश सूत्र और
अधिकार सूत्र, जिसका अधिकार चलता है उसे अधिकार सूत्र कहते हैं। षट्विधम सूत्र लक्षणम, 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। तो यह प्राक कडारात समासः, यह अधिकार सूत्र है। क्या कहता है? कडारा कर्मधारये, एक पाणिनि का सूत्र है, कडारा कर्मधारये, अष्टाध्यायी में आता है। तो जहां तक कडारा कर्मधारये सूत्र नहीं आता वहां तक इसका अधिकार चलता है, प्राक कडारात समासः का। ठीक है ना? इत्यतः प्राक समासः इत्यधिक क्रियते, कडारा कर्मधारय के पहले तक समास का अधिकार होता है। याद रखिएगा, समास किसके साथ में हो? कहा कि जो पद संबंधी विधि होती है वह समर्थ के आश्रित होती है। और फिर एक सूत्र पढ़ाया कि कडारः कर्मधारयः, इस सूत्र के प्राक तक समास का अधिकार चलता है। ठीक है ना? चलिए, अब किसके साथ में किसका समास हो, इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, सह सुपा। क्या सूत्र बनाया? सह सुपा। आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को जब पढ़ रहे थे तो संज्ञा प्रकरण के क्रम में आपने एक सूत्र पढ़ा था, हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम। उसी में एक छोटी सी लाइन थी, सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। क्या कहती है लाइन? सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्र में न दिखाई देने वाला पद, सूत्रांतरात, दूसरे सूत्रों से, अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन कर लेना चाहिए। जो पद सूत्र में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उनको दूसरे सूत्रों से ले लेना चाहिए, उनका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। कहां पर? सर्वत्र, यानी सभी जगह। इसमें भी सुप सुपा में 2 ही आपको पद दिखाई पड़ रहे हैं, सह सुपा। सह सुपा में एक सह पद है और सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए सह सुपा एक सुबा तृतीयांत पद है, सह अव्यय है और सुपा तृतीयांत पद है। ठीक है ना? तो इसमें जो सुप आएगा, इसमें सुप की अनुवृत्ति आएगी, वो एक सूत्र है, सुभाव मंत्रिते परांगवत्सरे, इस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है ना? समासः आदि की अधिकार चल ही रहा है, प्राक कडारात समासा इसका अधिकार चल रहा है, अभी पहले ही बता दिया आपको। तो क्या अर्थ होगा? अब वृत्ति में देखिए, सुप सुपा सहवा समस्यते, सुप यानी सुप का, सुपा यानी सुप के साथ। सुप किसको कहते हैं? अब ये जानिए, सुप किसे कहते हैं? सु औजस अम औत्सस टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस न्यसिभ्याम भ्यस न्यस ओ साम नी ओ सुप, यह जो 21 प्रत्यय हैं इनको सुप प्रत्यय कहते हैं। और यह जिसके अंत में है उनको सुबंत कहते हैं, यानी शब्द रूप। जैसे राम, रामा क्या है? सुबंत है। कृष्ण, कृष्ण क्या है? सुबंत है। परंतु खादती, यह खादती ये तिङंत है, यह धातु पद है। ठीक है ना? याद रखिएगा आप लोग, संस्कृत में बिना पद के कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। और पद कब होगा? जब सुबंत और तिङंत, सुप प्रत्यय और तिप प्रत्यय जिसके अंत में लगेंगे उसी को हम सुबंत कहते हैं, पद कहते हैं, सॉरी। सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उनको हम पद कहते हैं, और सुप प्रत्यय जिसके अंत में है उसको हम सुबंत कहते हैं, वो सुप कहलाते हैं। और सुप का सुप के साथ में समास होता है, सुप सुपा सहवा समस्यते, सुप का सुप के साथ में समास होता है। याद रखिएगा, एक सुप का दूसरे सुप के साथ, सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। वा दे दिया, वा जहां रहता हूं विकल्प का मतलब होता है। ठीक है ना? वा का अर्थ है विकल्प, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। ठीक है ना? अब समास हो गया। जब समास हो जाएगा, समास की प्राप्ति होगी, तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था, कृत
तद्धित समासाश्च। क्या सूत्र है? कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत, सुबंत और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जिसकी कृदंत संज्ञा है, कृत प्रत्यय जिससे आया है, तद्धित प्रत्यय आया और इसमें समास प्रवृत्त हो गया है, उसमें कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी उसको सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक के अवयव जो सुप, उस सुप का लोप हो जाता है। ठीक है ना? फिर से ध्यान दीजिए, सु औ जस आदि जो 21 प्रत्यय हैं इनको सुप प्रत्यय कहते हैं। सु सबसे पहला और सुप सबसे अंतिम। तो प्रत्यय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला अक्षर लेते हैं और सबसे अंतिम वाला अक्षर लेते हैं। तो सबसे पहला अक्षर मिला हमें सु और अंतिम का मिला प, तो बन गया क्या? सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं। यह 21 प्रत्यय सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा का फल होता है इन स्वादि की उत्पत्ति, सु आदि की उत्पत्ति। परंतु कब स्वादि की उत्पत्ति होगी? पहले हम समास करेंगे, समास होने के बाद में हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा का फल होगा कि प्रातिपदिक के अवयव जो सुप, सु औ जस आदि, इनका लोप हो जाए। किस सूत्र के द्वारा? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, यह पाणिनि का सूत्र है। फिर से सुनिए, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र के द्वारा जो प्रातिपदिक के अवयव सुप हैं उनका हम लोप कर देते हैं। ठीक है ना? तो पहले हमारी समास संज्ञा प्रवृत्त हुई। समास संज्ञा हो जाने पर हमने प्रातिपदिक संज्ञा की कृतद्धित समासाश्च से, और फिर हमने सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से क्या कर दिया? प्रातिपदिक के अवयव जो सुप, उनका हमने लोप कर दिया। ठीक है ना? फिर क्या होता है? जैसे किसी कुत्ते की पूंछ कट गई तो क्या आप उसको कुत्ता नहीं कहेंगे? हम उसको कुत्ता ही कहते हैं। ठीक है ना? जैसे किसी पुरुष का हाथ कट गया तो उसको फिर भी हम पुरुष ही कहते हैं। तो एक देश विकृतम अनन्यवत जो हम समास कर रहे हैं, ठीक है ना? समास में प्रातिपदिक संज्ञा की, प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उसका लोप हो गया, फिर भी उसमें प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्य बनी रहेगी और प्रातिपदिक संज्ञा मान करके हम वहां पुनः स्वादुत्पत्ति कर देंगे, सु आदि आ जाएंगे और फिर विभक्ति कार्य करके हम अपना रूप बना लेते हैं। ठीक है? चलिए आप अपने ग्रंथ पर देखिए, लिखा समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुप्। समास संज्ञा प्रवृत्त हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रातिपदिक संज्ञा की प्राप्ति हो जाने पर सुप का लुप यानी लोप हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, जब हम समास करते हैं तो समास हम अलौकिक विग्रह में करेंगे। किस में करेंगे? अलौकिक विग्रह में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये विग्रह क्या है। आइए हम क्रम से अध्ययन करते हैं। विज्ञान क्रमिक ज्ञान को कहते हैं। साइंस की परिभाषा है, लोग कहते हैं कि जो विज्ञान के वेत्ता लोग हैं कि जो क्रमिक नॉलेज होता है, क्रमिक ज्ञान होता है, उसी का नाम है विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्ति किस, पहले तो सूत्र आया, सूत्र की परिभाषा हमने आपको बतला दी, सूत्र के बाद में वृत्ति आती है। वृत्ति किसे कहते हैं? परार्थाभिधानम वृत्ति। परस्य अर्थः परार्थः और तस्य परार्थस्य अभिधानम, अभिधानम नाम कथनम, दूसरे का जो अभिधान है उसी का नाम है वृत्ति। सूत्र कहता है, ठीक है, सूत्र में कुछ आया, उस सूत्र के ही अर्थ को जो कह दे उसी का नाम है वृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा, जो दूसरे का अर्थ का प्रतिपादन करता है, कथन करता है, उसी का नाम है वृत्ति। और वृत्ति कितने प्रकार की होती हैं? वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं। लिखा कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। ये 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं। कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति, धातु वृत्ति।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थ, वृत्तेः अर्थः वृत्त्यर्थः, वृत्ति के अर्थ का जो बोध कराते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं हम? विग्रह कहते हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। और यह विग्रह 2 प्रकार के होते हैं, सचा लौकिको अलौकिकश्च। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक अलौकिकश्च, लोक में होने वाला, जो व्यवहार में प्रयुक्त होता है उसको लौकिक कहते हैं, ठीक है। और जो शास्त्र में प्रयुक्त होता है उसको अलौकिक विग्रह कहते हैं। तो लौकिक अलौकिकश्चेति द्विधा, जो है विग्रह भी 2 प्रकार का हो जाता है। लौकिक और अलौकिक के भेद से विग्रह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लौकिक विग्रह करेंगे। हमें शब्द बनाना है पूर्व, भूतपूर्व। आप लोग सुने होंगे भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इत्यादि जो है, तो भूतपूर्व शब्द हमें संस्कृत में बनाना है। इसके लिए हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे पूर्वम भूतः। क्या करेंगे? पूर्वम भूतः, पूर्व में हुआ, पूर्वम भूतः इति लौकिकः। ये लौकिक विग्रह हुआ। पूर्वम भूतः क्या हो रहा है? लौकिक विग्रह हो रहा। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? देखिए, पूर्वम, पूर्वम में कौन सा प्रत्यय है? अम प्रत्यय है, तो पूर्व अम और भूतः में सु प्रत्यय है, भूतः। तो इसमें जो है सु, पूर्व अम भूत सु इत्यलौकिकः, यह अलौकिक विग्रह होगा। याद रखिए, पूर्वम भूतः लौकिक विग्रह हुआ। अब पूर्व में जो अम प्रत्यय है इसको अलग कर दिए, भूत में सु प्रत्यय है इसको अलग कर दिए, तो अलौकिक विग्रह बन जाएगा। पूर्व अम भूत सु, ये क्या हो गया हमारा? अलौकिक विग्रह। समास हमेशा अलौकिक विग्रह में होता है, याद रखिएगा। जब भी हम समास करने जाएंगे ना तो अलौकिक विग्रह में समास होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम? जो है पूर्व अम भूत सु, ठीक है। यह हमारा जो है, चलिए, पूर्व अम भूत सु यह हमारा विग्रह हुआ। अब हम क्या कर देंगे? समास की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। समर्था पद विधि, समर्थ पद हैं, इसलिए समर्थ पद का समर्थ के साथ में और सुबंत का सुबंत के साथ में समास होता है। समास प्राप्त हो गया। प्राकडारा समासा का अधिकार चल रहा है, इसलिए समास में कृतद्धित समासाश्चा से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा का फल हुआ सुपोधादि प्रातिपदिकयों से सुप का लोप, यानी पूर्व अम भूत सु, इसकी हमने प्रातिपदिक संज्ञा की। ये प्रातिपदिक के अवयव कौन हुए? इसमें पूर्व का अम, भूत का सु, ये प्रातिपदिक के अवयव हुए। इन दोनों का हम सुपो धातु प्रातिपदिकयों इस सूत्र से लोप कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास में? पूर्वभूत, ठीक है ना, ये बचा हमारे पास में। अब किसको हम पहले करें? भूत को पहले करें कि पूर्व को पहले करें? क्योंकि समास शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसको हम पूर्व में प्रयोग करते हैं। अब यहां पर पूर्व भूत, ये 2 शब्द हैं, ये दोनों प्रथमांत पद हैं, प्रथमा से निर्दिष्ट हैं, तो हम किसको पूर्व में लाएं? इसलिए हम यहां पर एक पाणिनि का प्रयोग देखेंगे, भूतपूर्वे चरट। पाणिनि ने प्रयोग किया भूतपूर्वे चरट, भूत को पहले लाया, पूर्व को बाद में लाया। तो इसी पाणिनि के इस निर्देश के अनुसार हम भी क्या कर लेंगे? भूतपूर्वे चरट, इसके द्वारा जो है भूत शब्द का पूर्व निपातन कर देंगे। भूत शब्द से क्या आ जाए? भूत शब्द को हम पहले ले आएंगे, भूतपूर्व, ठीक है ना, भूतपूर्व। चलिए, इसके बाद में क्या होगा? पुनः प्रातिपदिक संज्ञा बनी हुई है। प्रातिपदिक संज्ञा का फल हुआ स्वजस्मौट षष्ठाभ्याम भिस इत्यादि सूत्र के द्वारा पुनः स्वादुत्पत्ति होगी। एक वचन में सुप्रत्यय आएगा, ठीक है। भूतपूर्व सु
और इसको विभक्तिकारी करके हम जो है भूतपूर्वः बना लेंगे। उपदेशे जनुनासिक इत से जो है ऊ का लोप हो जाएगा। सा को ससजुसो रू कर लेंगे, रू का ऊ का अनुबंध लोप कर देंगे, रा बचेगा। फिर जो है अवसान में जो रकार होता है उसको विसर्ग हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर विसर्ग करके क्या बना लेंगे, भूतपूर्वः। क्या बन गया हमारा, भूतपूर्वः। ये कौन सा समास हुआ, यह हमारा जो है केवल समास हुआ। इसमें किसी विशेष संज्ञा नहीं है, कोई इसमें विशेष संज्ञा नहीं है। आए समझ में? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग प्रारंभ से अध्ययन कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार आपको दिक्कत जाएगी, परंतु जब आप बार बार उसका अभ्यास, इसलिए मैं आपको बार बार एक शब्द की आवृत्ति करा रहा हूं कि आपको अच्छे से आपके चित्त पर चढ़ जाए, पर ध्यान अच्छे से आपका ध्यान उस पर आकर्षित आप कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा जो है भूतपूर्व इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो हमारा भूतपूर्व सिद्ध हो गया कि इवेन सह नित्य समा इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च, एक वार्तिक आती है, इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च। इवेन यानी इव के साथ, समासः यानी समास हो, और विभक्त्यलोपश्च विभक्ति का अलोप यानी लोप नहीं होगा। अभी आपने सुना पहले कि मैंने कहा था आपको कि जहां पर प्रातिपदिक समास हुआ, समास के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा के जो अवयव सुप आदि हैं इनका लोप हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा के अवयव सुप का क्या होता है, लोप हो जाता है। अब यहां जब इव के साथ हम समास करेंगे तो यहां पर समास तो होगा किंतु विभक्ति का लोप नहीं होगा। ठीक है ना, विभक्ति का लोप नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिए, इवेन समासः, इव के साथ में समास होता है किंतु विभक्त्यलोपश्च विभक्ति का लोप नहीं होता। इवेन समासः विभक्त्यलोपश्च, इव का समास होगा किंतु विभक्ति का लोप नहीं होगा। चलिए बनाते हैं वाक्य हम लोग। वागर्थौ इव, वाक्य अर्थश्च इति वागर्थौ, तयोः इव, वाणी और अर्थ के समान, समान अर्थ में इव प्रत्यय होता, इव। ठीक है, वाक्य अर्थश्च इति वागर्थौ। अब यहां ध्यान दीजिए, वागर्थौ में वाक और अर्थ, इन दोनों में पहले हमने द्वंद्व समास कर लिया। द्वंद्व समास में वागर्थौ शब्द बन गया। अब यहां इव शब्द है तो इव के साथ में फिर समास प्राप्त हुआ। क्या विग्रह बना हमारा, वागर्थौ इव। अब इसमें इव के साथ में समास तो हो जाएगा किंतु उसका लोप नहीं होगा, विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो वागर्थौ में जो औ विभक्ति है, औ प्रत्यय है, इस प्रत्यय का लोप नहीं होगा। जब प्रत्यय का लोप नहीं होगा तब क्या कर देंगे हम, एचो यवा यावह, इस सूत्र से अयादि संधि कर देंगे। वागर्थौ है, वागर्थौ में औ है, औ से परे अच क्या है, ई। जब ए ओ आई औ इनसे परे कोई अच रहता है तो वहां पर अयादि आदेश होता है। एचो यवा यावह, एचः क्रमादय, एच से जो है अच परे रहने पर क्रम से अब आय, अब आय, आव आदेश होता है। अब यहां क्या है, वागर्थौ में औ है, औ से परे है ई स्वर, तो यहां पर औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। तो वागर्थ धन आव धन इव, था में आ मिल गया, वागर्था बन गया, बी में ई मिल गया तो वी पूरा हो गया, वा तो पहले से था इसलिए वागर्था विव यह रूप बन जाएगा। ठीक है ना, तो यह हमारा इव के साथ में समास हुआ। ठीक है, और विभक्ति का लोप भी
नहीं हुआ। ठीक है ना। इवेन सह समासः विभक्त्य लोपश्च, इव के साथ में समास होता है और विभक्ति का लोप भी नहीं होता। याद रखिएगा, हमने पहले भी आपको बतला दिया है कि समास जो है ये विकल्प से हो रहा है। वक्ता की इच्छा है समास करने तो करेगा, और समास की इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। सुप सुपा में आया था ना, सुप सुपा सहवा समस्यते वा, यानी विकल्पेन समस्यते, विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, संक्षेपीकरण का नाम समास है। समास 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कोई विशेष संज्ञा नहीं हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, जिसमें कोई विशेष संज्ञा नहीं उसको केवल समास कहते हैं, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद होता है द्विगु, और जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं, और जिसमें दोनों पद की अथवा समस्यमान जितने पद हैं सभी की प्रधानता होती है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। इस प्रकार से 5 समास होते हैं। 5 समास में से हमने पहला समास आज केवल समास पढ़ा। केवल समास में कोई विशेष संज्ञा नहीं होती। ठीक है, और एक इव के साथ में नित्य समास होता है जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। इसको सुप सुपा समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप सुपा समास भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यह हुआ हमारा केवल समास। प्रायः करके जहां पर उभय पद की प्रधानता होती है उसको जो है द्वंद्व समास कहते हैं, और यह पंचम समास है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के समास होते हैं, हमने इसके बारे में जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि केवल समास कहां होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त जो समास है वह केवल समास। अथवा एक चीज और आप जान लीजिए कि समास हम किसके बीच में करेंगे, किसमें समास करेंगे। समास होता कहां है? तो लिखा जो है समर्थ पद विधि। पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, समर्थ पद विधि। वृत्ति देखिए, पद संबंधी यो विधि सह समर्थाश्रितो बोध्यः। पद संबंधी, पदस्य संबंधः पद संबंधः पद संबंधः अस्यास्ति पद संबंधी। पद संबंधी, जैसे धनी बोलते हैं, धन जिसके पास है उसको धनी बोलते हैं, उसके उसी प्रकार से पद का संबंध जिसके पास में हो उसको पद संबंधी कहते हैं। तो पद संबंधी पद विधि, पद विधि अर्थात पदों से संबद्ध रखने वाली विधि यानी कार्य। जो पद से संबद्ध रखने वाला कार्य है वह किसके साथ में हो? का सह समर्थाश्रितो बोध्यः। समर्थ के आश्रित होता है ऐसा जानना चाहिए। फिर से सुनिए एक बार सूत्र के लिए, समर्थः पद विधि, पदस्य विधि पद विधि, पद की विधि अथवा पदानाम विधि, पदों की जो विधि। समास में अनेक पद का संबंध होता है, अनेक पदों का समास होता है, इसलिए पदानाम विधि, पदों से संबंध रखने वाली जो विधि यानी कार्य वह समर्थ के आश्रित होता है, अर्थात समर्थ पदों के आश्रित होता है ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, समर्थः पद विधि ही यह सूत्र है। चलिए, इसके उपरांत लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आता है, प्राक् कडारात् समासः। प्राक् कडारात् समासः, यह अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है यह अधिकार सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, उनमें से यह जो है
अधिकार सूत्र। संज्ञा चा परिभाषा चा, संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र। विधिर नियम एवं चा, विधि सूत्र नियम सूत्र। ठीक है, संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर नियम एवं चा अतिदेशोधिकारश्च, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, जिसका अधिकार चलता है उसे अधिकार सूत्र कहते हैं। षड्विधम सूत्र लक्षणम, 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। तो यह प्राक कडारात समासः, यह अधिकार सूत्र है। क्या कहता है? कडारा कर्मधारये, एक पाणिनि का सूत्र है, कडारा कर्मधारये, अष्टाध्यायी में आता है। तो जहां तक कडारा कर्मधारये सूत्र नहीं आता वहां तक इसका अधिकार चलता है, प्राक कडारात समासः का। ठीक है ना? इत्यतः प्राक समासः इत्यधिक क्रियते। कडारा कर्मधारय के पहले तक समास का अधिकार होता है। याद रखिएगा, समास किसके साथ में हो? कहा कि जो पद संबंधी विधि होती है वह समर्थ के आश्रित होती है। और फिर एक सूत्र पढ़ाया कि कडारः कर्मधारयः, इस सूत्र के प्राक तक समास का अधिकार चलता है। ठीक है ना? चलिए, अब किसके साथ में किसका समास हो, इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, सह सुपा। क्या सूत्र बनाया? सह सुपा। आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को जब पढ़ रहे थे तो संज्ञा प्रकरण के क्रम में आपने एक सूत्र पढ़ा था, हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम। उसी में एक छोटी सी लाइन थी, सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। क्या कहती है लाइन? सूत्रेषु अदृष्टम, सूत्र में न दिखाई देने वाला पद, सूत्रांतरात दूसरे सूत्रों से, अनुवर्तनीयम अनुवर्तन कर लेना चाहिए। जो पद सूत्र में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उनको दूसरे सूत्रों से ले लेना चाहिए, उनका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। कहां पर? सर्वत्र, यानी सभी जगह। इसमें भी सुप सुपा में 2 ही आपको पद दिखाई पड़ रहे हैं। सह सुपा, सह सुपा में एक सह पद है और सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए सह सुपा एक सुबा तृतीयांत पद है। सह अव्यय है और सुपा तृतीयांत पद है। ठीक है ना? तो इसमें जो सुप आएगा, इसमें सुप की अनुवृत्ति आएगी, वो एक सूत्र है, सुभाव मंत्रिते परांगवत्सरे। इस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है ना? समास आदि की अधिकार चल ही रहा है। प्राक कडारात समासा, इसका अधिकार चल रहा है, पहले ही बता दिया आपको। तो क्या अर्थ होगा? अब वृत्ति में देखिए, सुप सुपा सहवा समस्यते। सुप यानी सुप का, सुपा यानी सुप के साथ। सुप किसको कहते हैं? अब ये जानिए, सुप किसे कहते हैं? सु औजस अम औत्सस टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस न्यसिभ्याम भ्यस न्यस ओसाम नी ओ सुप। यह जो 21 प्रत्यय हैं इनको सुप प्रत्यय कहते हैं, और यह जिसके अंत में है उनको सुबंत कहते हैं, यानी शब्द रूप। जैसे राम, रामा क्या है? सुबंत है। कृष्ण, कृष्ण क्या है? सुबंत। परंतु खादती, यह खादती ये तिङंत है, यह धातु पद है। ठीक है ना? याद रखिएगा आप लोग, संस्कृत में बिना पद के कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। और पद कब होगा? जब सुबंत और तिङंत, सुप प्रत्यय और तिप प्रत्यय जिसके अंत में लगेंगे उसी को हम सुबंत कहते हैं, पद कहते हैं। सॉरी, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उनको हम पद कहते हैं, और सुप प्रत्यय जिसके अंत में है उसको हम सुबंत कहते हैं, वो सुप कहलाते हैं। और सुप का सुप के साथ में समास होता है। सुप सुपा सहवा समस्यते, सुप का सुप के साथ में समास होता है। याद रखिएगा, एक सुप का दूसरे सुप के साथ, सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। वा दे दिया, वा जहां रहता हूं विकल्प का मतलब होता है। ठीक है ना? वा का अर्थ है विकल्प।
एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। ठीक है ना। अब समास हो गया। जब समास हो जाएगा, समास की प्राप्ति होगी, तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था, कृत तद्धित समासाश्च। क्या सूत्र है? कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत सुबंत और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जिसकी कृदंत संज्ञा है, कृत प्रत्यय जिससे आया है, तद्धित प्रत्यय आया और इसमें समास प्रवृत्त हो गया है, उसमें कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी उसको सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक के अवयव जो सुप, उस सुप का लोप हो जाता है। ठीक है ना। फिर से ध्यान दीजिए, सु औ जस आदि जो 21 प्रत्यय हैं, इनको सुप प्रत्यय कहते हैं। सु सबसे पहला और सुप सबसे अंतिम। तो प्रत्यय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला अक्षर लेते हैं और सबसे अंतिम वाला अक्षर लेते हैं। तो सबसे पहला अक्षर मिला हमें सु और अंतिम का मिला प, तो बन गया क्या? सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं। यह 21 प्रत्यय सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा का फल होता है इन स्वादि की उत्पत्ति, सु आदि की उत्पत्ति। परंतु कब स्वादि की उत्पत्ति होगी? पहले हम समास करेंगे, समास होने के बाद में हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा का फल होगा कि प्रातिपदिक के अवयव जो सुप, सु औ जस आदि, इनका लोप हो जाए। किस सूत्र के द्वारा? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, यह पाणिनि का सूत्र है। फिर से सुनिए, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र के द्वारा जो प्रातिपदिक के अवयव सुप हैं उनका हम लोप कर देते हैं। ठीक है ना। तो पहले हमारी समास संज्ञा प्रवृत्त हुई, समास संज्ञा हो जाने पर हमने प्रातिपदिक संज्ञा की कृत तद्धित समासाश्च से, और फिर हमने सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से क्या कर दिया? प्रातिपदिक के अवयव जो सुप, उनका हमने लोप कर दिया। ठीक है ना। फिर क्या होता है? जैसे किसी कुत्ते की पूंछ कट गई, तो क्या आप उसको कुत्ता नहीं कहेंगे? हम उसको कुत्ता ही कहते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी पुरुष का हाथ कट गया तो उसको फिर भी हम पुरुष ही कहते हैं। तो एक देश विकृतम अनन्यवत जो हम समास कर रहे हैं, ठीक है ना, समास में प्रातिपदिक संज्ञा की, प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उसका लोप हो गया, फिर भी उसमें प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्य बनी रहेगी और प्रातिपदिक संज्ञा मान करके हम वहां पुनः स्वादुत्पत्ति कर देंगे, सु आदि आ जाएंगे और फिर विभक्ति कार्य करके हम अपना रूप बना लेते हैं। ठीक है। चलिए आप अपने ग्रंथ पर देखिए, लिखा समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुप्। समास संज्ञा प्रवृत्त हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रातिपदिक संज्ञा की प्राप्ति हो जाने पर सुप का लुप यानी लोप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, जब हम समास करते हैं तो समास हम अलौकिक विग्रह में करेंगे। किसमें करेंगे? अलौकिक विग्रह में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये विग्रह क्या है। आइए हम क्रम से अध्ययन करते हैं। विज्ञान क्रमिक ज्ञान को कहते हैं। साइंस की परिभाषा है, लोग कहते हैं कि जो विज्ञान के वेत्ता लोग हैं कि जो क्रमिक नॉलेज होता है, क्रमिक ज्ञान होता है, उसी का नाम है विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्ति किस, पहले तो सूत्र आया, सूत्र की परिभाषा हमने आपको बतला दी, सूत्र के बाद में वृत्ति आती है। वृत्ति किसे कहते हैं? परार्थाभिधानम वृत्ति। परस्य अर्थः परार्थः और तस्य परार्थस्य अभिधानम, अभिधानम नाम कथनम, दूसरे का जो अभिधान है उसी का नाम है वृत्ति। सूत्र कहता है, ठीक है, सूत्र में कुछ आया, उस सूत्र के ही अर्थ को जो कह दे उसी का नाम है वृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा, जो दूसरे का अर्थ का प्रतिपादन करता है, कथन करता है, उसी का नाम है वृत्ति। और वृत्ति कितने प्रकार की होती हैं? वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं। लिखा कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। कृत तद्धित समासैक शेष
सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः, ये 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं। कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति, धातु वृत्ति। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। और वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थ, वृत्तेः अर्थः वृत्त्यर्थः, वृत्ति के अर्थ का जो बोध कराते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं हम? विग्रह कहते हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। और यह विग्रह 2 प्रकार के होते हैं, सचा लौकिको अलौकिकश्च। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक अलौकिकश्च, लोक में होने वाला, जो व्यवहार में प्रयुक्त होता है उसको लौकिक कहते हैं। ठीक है। और जो शास्त्र में प्रयुक्त होता है उसको अलौकिक विग्रह कहते हैं। तो लौकिक अलौकिकश्चेति द्विधा, जो है विग्रह भी 2 प्रकार का हो जाता है। लौकिक और अलौकिक के भेद से विग्रह 2 प्रकार का होता है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लौकिक विग्रह करेंगे। हमें शब्द बनाना है पूर्व, भूतपूर्व। आप लोग सुने होंगे भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इत्यादि जो है। तो भूतपूर्व शब्द हमें संस्कृत में बनाना है। इसके लिए हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे पूर्वम भूतः। क्या करेंगे? पूर्वम भूतः, पूर्व में हुआ, पूर्वम भूतः इति लौकिकः। ये लौकिक विग्रह हुआ। पूर्वम भूतः क्या हो रहा है? लौकिक विग्रह हो रहा। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? देखिए, पूर्वम, पूर्वम में कौन सा प्रत्यय है? अम प्रत्यय है। तो पूर्व अम और भूतः में सु प्रत्यय है, भूतः। तो इसमें जो है सु, पूर्व अम भूत सु इत्यलौकिकः, यह अलौकिक विग्रह होगा। याद रखिए, पूर्वम भूतः लौकिक विग्रह हुआ। अब पूर्व में जो अम प्रत्यय है इसको अलग कर दिए, भूत में सु प्रत्यय है इसको अलग कर दिए, तो अलौकिक विग्रह बन जाएगा। पूर्व अम भूत सु, ये क्या हो गया हमारा? अलौकिक विग्रह। समास हमेशा अलौकिक विग्रह में होता है, याद रखिएगा। जब भी हम समास करने जाएंगे ना तो अलौकिक विग्रह में समास होगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम? जो है पूर्व अम भूत सु। ठीक है, यह हमारा जो है, चलिए पूर्व अम भूत सु, यह हमारा विग्रह हुआ। अब हम क्या कर देंगे? समास की प्राप्ति हो गई है। ठीक है। समर्था पद विधि, समर्थ पद है, इसलिए समर्थ पद का समर्थ के साथ में और सुबंत का सुबंत के साथ में समास होता है। समास प्राप्त हो गया। प्राकडारा समासः का अधिकार चल रहा है, इसलिए समास में कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा का फल हुआ सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लोप, यानी पूर्व अम भूत सु, इसकी हमने प्रातिपदिक संज्ञा की। ये प्रातिपदिक के अवयव कौन हुए? इसमें पूर्व का अम, भूत का सु, ये प्रातिपदिक के अवयव हुए। इन दोनों का हम सुपो धातु प्रातिपदिकयों इस सूत्र से लोप कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास में? पूर्वभूतः। ठीक है ना, ये बचा हमारे पास में। अब किसको हम पहले करें? भूत को पहले करें कि पूर्व को पहले करें? क्योंकि समास शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसको हम पूर्व में प्रयोग करते हैं। अब यहां पर पूर्व भूत, ये 2 शब्द हैं, ये दोनों प्रथमांत पद हैं, प्रथमा से निर्दिष्ट हैं। तो हम किसको पूर्व में लाएं? इसलिए हम यहां पर एक पाणिनि का प्रयोग देखेंगे, भूतपूर्वे चरट। पाणिनि ने प्रयोग किया भूतपूर्वे चरट, भूत को पहले लाया, पूर्व को बाद में लाया। तो इसी पाणिनि के इस निर्देश के अनुसार हम भी क्या कर लेंगे? भूतपूर्वे चरट, इसके द्वारा जो है भूत शब्द का पूर्व निपातन कर देंगे। भूत शब्द से क्या आ जाए? भूत शब्द को हम पहले ले आएंगे,
भूतपूर्व, ठीक है ना, भूतपूर्व। चलिए इसके बाद में क्या होगा, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा बनी हुई है, प्रातिपदिक संज्ञा का फल हुआ स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम विस इत्यादि सूत्र के द्वारा पुनः स्वादुत्पत्ति होगी, एक वचन में सुप्रत्यय आएगा, ठीक है, भूतपूर्व सु, और इसको विभक्ति कार्य करके हम जो है भूतपूर्व बना लेंगे। उपदेश जनुनासिक इत से जो है ऊ का लोप हो जाएगा, सा को ससजुसो रू कर लेंगे, रू का ऊ का अनुबंध लोप कर देंगे, रा बचेगा, फिर जो है अवसान में जो रकार होता है उसको विसर्ग हो जाता है, इसलिए हम यहां पर विसर्ग करके क्या बना लेंगे, भूतपूर्व। क्या बन गया हमारा, भूतपूर्व। ये कौन सा समास हुआ, यह हमारा जो है केवल समास हुआ, इसमें किसी विशेष संज्ञा नहीं है, कोई इसमें विशेष संज्ञा नहीं है। आए समझ में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग प्रारंभ से अध्ययन कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार आपको दिक्कत जाएगी, परंतु जब आप बार बार उसका अभ्यास, इसलिए मैं आपको बार बार एक शब्द की आवृत्ति करा रहा हूं कि आपको अच्छे से आपके चित्त पर चढ़ जाए, पर ध्यान अच्छे से आपका ध्यान उस पर आकर्षित आप कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा जो है भूतपूर्व इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो हमारा भूतपूर्व सिद्ध हो गया कि इवेन सह नित्य समा इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च, एक वार्तिक आती है, इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च। इवेन यानी इव के साथ, समास यानी समास हो, और विभक्त्यलोपश्च विभक्ति का अलोप यानी लोप नहीं होगा। अभी आपने सुना पहले कि मैंने कहा था आपको कि जहां पर प्रातिपद समास हुआ, समास के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा के जो अवयव सुप आदि हैं इनका लोप हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा के अवयव सुप का क्या होता है, लोप हो जाता है। अब यहां जब इव के साथ हम समास करेंगे तो यहां पर समास तो होगा किंतु विभक्ति का लोप नहीं होगा, ठीक है ना, विभक्ति का लोप नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिए, इवेन समासः, इव के साथ में समास होता है किंतु विभक्त्यलोपश्च विभक्ति का लोप नहीं होता। इवेन समासः विभक्त्यलोपश्च, इव का समास होगा किंतु विभक्ति का लोप नहीं होगा। चलिए बनाते हैं वाक्य हम लोग। वागर्थौ इव, वाक्य अर्थश्च इति वागर्थौ, तयोः इव, वाणी और अर्थ के समान, समान अर्थ में इव प्रत्यय होता, इव, ठीक है। वाक्य अर्थश्च इति वागर्थौ। अब यहां ध्यान दीजिए, वागर्थौ में वाक और अर्थ, इन दोनों में पहले हमने द्वंद्व समास कर लिया, द्वंद्व समास में वागर्थौ शब्द बन गया। अब यहां इव शब्द है तो इव के साथ में फिर समास प्राप्त हुआ, क्या विग्रह बना हमारा, वागर्थौ इव। अब इसमें इव के साथ में समास तो हो जाएगा किंतु उसका लोप नहीं होगा, विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो वागर्थौ में जो औ विभक्ति है, औ प्रत्यय है, इस प्रत्यय का लोप नहीं होगा। जब प्रत्यय का लोप नहीं होगा तब क्या कर देंगे हम, एचो यवा यावह, इस सूत्र से अयादि संधि कर देंगे। वागर्थौ है, वागर्थौ में औ है, औ से परे अच क्या है, ई। जब ए ओ आई औ इनसे परे कोई अच रहता है तो वहां पर अयादि आदेश होता है, एचो यवा यावह, एचः क्रमादय, एच से जो है अच परे रहने पर क्रम से अब आय अब आय आव आदेश होता है। अब यहां क्या है, वागर्थौ में औ है, औ से परे है ई स्वर, तो यहां पर औ के स्थान पर क्या हो जाएगा,
आवादेश हो जाएगा, उ के स्थान पर आवादेश हो जाएगा। तो वागर्थ धन आव धन इव, था में आ मिल गया, वागर्था बन गया, बी में ई मिल गया तो वी पूरा हो गया, वा तो पहले से था इसलिए वागर्था विव यह रूप बन जाएगा। ठीक है ना। तो यह हमारा इव के साथ में समास हुआ। ठीक है, और विभक्ति का लोप भी नहीं हुआ। ठीक है ना। इवेन सह समासः विभक्त्य लोपश्च, इव के साथ में समास होता है और विभक्ति का लोप भी नहीं होता। याद रखिएगा, हमने पहले भी आपको बतला दिया है कि समास जो है ये विकल्प से हो रहा है। वक्ता की इच्छा है समास करने तो करेगा, और समास की इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। सुप सुपा में आया था ना, सुप सुपा सहवा समस्यते वा, यानी विकल्पे न समस्यते, विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, संक्षेपीकरण का नाम समास है। समास 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कोई विशेष संज्ञा नहीं हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, जिसमें कोई विशेष संज्ञा नहीं उसको केवल समास कहते हैं, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद होता है द्विगु, और जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं, और जिसमें दोनों पद की अथवा समस्यमान जितने पद हैं सभी की प्रधानता होती है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। इस प्रकार से 5 समास होते हैं। 5 समास में से हमने पहला समास आज केवल समास पढ़ा। केवल समास में कोई विशेष संज्ञा नहीं होती। ठीक है, और एक इव के साथ में नित्य समास होता है जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। इसको सुप सुपा समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप सुपा समास भी कहते हैं। ठीक है ना। यह हुआ हमारा केवल समास।